फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख भरने लगा है। So what kind of chaotic is Shadaj? कैसरबाग चौराहा है, ये 6 रास्ते जा रहे हैं अलग अलग। 4 poets को लिया है. There's Atal Bihari Vajpayee, there's Majaz Lucknowi, there's Kabir, and then there's Dushyant Kumar. जो पर्सपेक्टिव हमारे स्टेट के म्यूजिक को लेके है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। जो अटल जी हैं, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल फिगर है। हाँ, तो इनकी कविता उठाने का क्या कारण था? मैं उन्हें अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें अलग कह रहा हूँ। क्या आपको अपनी आवाज सुन के कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि चुप हो जाना चाहिए? हर बार कई बार क्या होता है कि आप कुछ और कहना चाहते थे, सामने जो सुन रहा है उसने उसका अलग ही मतलब निकाला। मुझे लगता है कि हम लोग आर्टिस्ट को उतना फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। चरागा बेसिकली आपने लाइट से शुरुआत की, देयर इज होप, देयर इज लाइट, एंड देन वो एंड हुआ आवारा पे। क्या कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट डिसेंट इनटू मैडनेस? आप जो सोचे वही इसकी कहानी है। कुछ मोमेंट ऑफ डाउट्स नहीं आए वहां पे कि अच्छा यार सब तो रोमांटिक गाने गा रहे हैं, हम भी गा देते हैं? नज़्मों की आर्ट को मेरा ख्याल है जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया गया। पाँच बरस का भोला भाला, पाँच बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। रे भाई तूने कबहू ना कृष्ण कयो। नमस्कार और बदकही में आपका स्वागत है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम जो गाने होते हैं, कविताएं होती हैं, गजलें होती हैं, वो हम रील्स में सुनते हैं। जब तक ट्रेंड चलता है तब तक हम वो सुनते रहते हैं और उसके बाद में कई बार होता है कि ये गजल, ये कविताएं, ये एक स्वाइप से कहीं खो जाती हैं। पर आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इन गजलों को, इन कविताओं को, इन कवियों को आज के यूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वैसे ही एक कोशिश हमारे लखनऊ का ही एक बैंड कर रहा है जो पुराने कवियों की सुनी अनसुनी कविताओं को ले रहे हैं और उनको गाने के रूप में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ शडज की, जिसके आज 2 मेंबर्स कार्तिक और हर्ष हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे उनके हाल ही में रिलीज हुए एल्बम जिसका नाम शडज ही है। उसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मजाज लखनवी, कबीर और दुष्यंत कुमार की कविताओं को म्यूजिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है, विच इज अ वेरी यूनिक टेक बिकॉज दुष्यंत कुमार को और कबीर को कोई गाएगा ये जल्दी कोई नहीं सोचता। तो चलिए आज की कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, आज की बदकही शुरू करते हैं और जानते हैं शडज के बारे में, उनकी खुद की कहानी के बारे में और उनके एल्बम के बारे में। हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्तिक एंड हर्ष। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो सबसे पहले तो हम आपके जो ये बैंड का नाम है शडज, जो आई थिंक 6 लोगों ने मिलकर ये बैंड जो बनाया है, इसके नाम के बारे में जानेंगे और शडज की कहानी क्या है उसके बारे में जानेंगे।
इसके नाम के बारे में बताने से पहले ये जो बतकही नाम आपने रखा है ये मुझे बड़ा पसंद आया, मैं अलग से इसे। तो षडज क्या है ना, जो हमारे 7 सुर होते हैं म्यूजिक में, सा रे गा मा पा धा नी, इन सब के नाम होते हैं कुछ। तो षडज ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो ये जो सा रे गा मा पा धा नी है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स है। ओके। तो सा का नाम है षडज, और क्योंकि म्यूजिकल एक्ट था, एक नई शुरुआत थी, और क्योंकि सा से शुरू हो रहा है तो षडज से अच्छा नाम मुझे पर्सनली कुछ लगा नहीं। नाम लेके मैं ही आया था और अप्रूव भी हो गया। अच्छा, ओके। तो षडज है। मतलब यही है इस नाम का। कंसेप्ट ये है कि जैसा कि आपने अभी कहा, पोइट्री और म्यूजिक के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना इस तरीके का कि जो लोग कलाम समझते हैं, शायरी समझते हैं, वो उसके ज़रिए नए किस्म के म्यूज़िक तक पहुँचे। जो रवायत रही है गज़ल गायकी की, नज़में गाने की, सुनाने की, वो रवायत हम फॉलो नहीं करते। हम करते क्या है, हमने कोई गज़ल पढ़ी, कोई नज़म पढ़ी, उसे पढ़ के हमें जो महसूस हुआ, हमें जैसा लगा, हम उसे म्यूज़िकली उस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। जो कलाम समझेगा, शायरी समझेगा, वो म्यूज़िक तक पहुंच जाएगा। और जो युवा पीढ़ी, जिसके आपने भाभी बात करी, जो नए किस्म का म्यूज़िक समझते हैं, वो उस म्यूज़िक के ज़रिए उस लिरिकल कंटेंट तक पहुंचेंगे, और लिरिकल कंटेंट से उस पोएट तक पहुंचेंगे, शायरी की जो आर्ट है उस तक पहुंचेंगे। तो इसका बहुत सीधा सा कंसेप्ट ये ब्रिज क्रिएट करना था। ओके। सो ये कभी नहीं लगा कि जैसे जो हम, क्योंकि यूथ की बात कर रहे थे, तो कई बार होता है, एंड सिंस रील से ही शुरू किया था तो उनका अटेंशन स्पैन बड़ा कम होता है। सो वो आई थिंक वो ठहराव जो एक कविता में होता है, और जो आप जब उसको एक सॉन्ग के फॉर्मेट में गाने की तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बट क्या आपको नहीं लगता कई बार कि वो यूथ का अटेंशन स्पैन कितना है? क्या वो एक्चुअली उस गाने की गहराई को समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? कभी ये सवाल नहीं आया आपके मन में? ये सवाल निरंतर हमारे मन में चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ना कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है इस देश की, तो हमें लगता है कि हमें हमारे लोग मिल जाएंगे, और धीरे धीरे मिल रहे हैं, जिनका अटेंशन स्पैन भी ठीक है, जो पढ़ना लिखना भी जानते समझते हैं, जो म्यूज़िक भी समझते हैं। धीरे धीरे करके हम पहुंच रहे हैं उन लोगों तक। और जैसा कि एक बहुत बड़े अभिनेता कहते हैं कि 3 लोगों की मदद करिए, तो वो जो लोग हमें मिल रहे हैं वो और 3 लोगों को हमारा गाना सुनाते हैं, तो वो लोग भी इस तरफ आ जाते हैं, जिन्हें लगता है, खुद को मतलब अंदर से महसूस होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग, ये वो, ये तो बढ़िया चीज़ है, ये सुनना चाहिए। तो इस तरह करके धीरे धीरे ये भी एक, कह लीजिए, लड़ाई है ना, क्योंकि हमारा काम ठहराव वाला है बिल्कुल। तो हाँ, सवाल रहता है मन में, लेकिन हमें हमारे लोग मिल रहे हैं और हम उस चीज़ से खुश हैं। षडज का जब फॉर्मेशन हुआ था, विच वाज अराउंड 2018, तो पहले 6 लोग नहीं थे, पहले सिर्फ 4 लोग थे। एंड द सेटअप वाज नॉट, जैसे कार्तिक ने बताया कि ट्रेडिशनली जो गज़ल गायकी जिस तरह करी जाती है, गिटार था, बेस गिटार था, तबला था और लाइट परकशंस थे। बट सिंस हमें लगा कि कमिंग फ्रॉम अ रॉक बैकग्राउंड, हम लोग वेस्टर्न रॉक म्यूज़िक से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, तो हमें लगा कि क्यों ना इस चीज़ को और थोड़ा हैवी एग्रेसिव बनाया जाए, समथिंग दैट पीपल कैन डांस टू एज वेल, नॉट ओनली मतलब लिसन एज अ पैसिव लिसनर, बट कई बार ये भी होता है कि लोग शब्दों से ज़्यादा म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं। तो कुछ उस तरह के एलिमेंट्स भी ऐड करने की हम लोगों ने कोशिश करी है। एंड इस एल्बम में आपको वर्सेटैलिटी देखने को मिलेगी। यू विल सी सॉन्ग्स जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ ले जाएं, जैसे कबीर का जो भजन है, एंड कुछ गाने ऐसे हैं जो एकदम बैठ के सुनने वाले हैं, एक्टिव लिसनिंग वाले हैं, और कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको झूमने पे मजबूर करेंगे। तो हमने कोशिश करी है कि एल्बम में चीज़ों को इस तरह रखा जाए। एंड तो फॉर्मेशन के टाइम पे लाइट परकशंस था, एंड चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं थी, हम लोगों को भी नहीं पता था कि हम लोग कर क्या रहे हैं उस समय पे। सो धीमे धीमे हम लोगों को लगा कि इसमें रॉक एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए। वी नीड टू मेक इट हैवी, वी नीड टू मेक इट समथिंग दैट पीपल कैन एक्चुअली रिलेट टू, और एक पर्टिकुलर
ऑडियंस पे हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे, विच इज़ द रॉक ऑडियंस, जो लिसनर्स हैं। तो एक फेस्टिवल होता है लखनऊ में, वहाँ पे एक बैंड आया था दास्तान लाइव करके। 2019 में 18 में हम लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, फरवरी के टाइम पे। 19 में देखी थी। 19 में देखी थी, फरवरी में। 18 में हमारा फॉर्मेशन था। तो 19 में हमने जब उनको देखा एंड वी वर ऑस्ट्रक बिकॉज वो भी वही चीज़ कर रहे थे जो हम कर रहे थे। ओके। वो नागार्जुन जैसे कवियों को उठा के उनकी कविताओं को म्यूजिकल फॉर्मेट में प्लस 3D मैपिंग होती है लाइव में विजुअल इफेक्ट के साथ। ओके। तो हम लोगों को वो बहुत फैसिनेटिंग लगा एंड वी वर लाइक कि विजुअल एस्पेक्ट हम लोग अगर हटा दें, बिकॉज उतना प्रोडक्शन हम लोगों के पास बजट नहीं रहता है, जो हमें बुलाते भी हैं और हम लोगों के पास पर्सनली भी नहीं, तो हमें लगा कि एटलीस्ट म्यूजिकल एलिमेंट्स तो हम लोग उस तरह कोशिश कर सकते हैं करने की, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि आप जब एक ऐसे शहर में होते हो जहाँ पे नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, नई रचनाएं नहीं हो रही हैं, कोई नई चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, विच इज़ द स्टेट ऑफ लखनऊ राइट नाउ, इट इज प्लेस ट्रैप्ड इन टाइम, टियर 2 सिटी। तो जब वो लोग आए बाहर से, उन्होंने वो एक पर्सपेक्टिव, उनकी परफॉर्मेंस देख के हमको समझ में आया कि हाँ, चीज़ों को इस तरह भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारा भी दिमाग खुला वहाँ से। तो वी एडेड अ लॉट ऑफ हैवी स्टफ एंड ड्रम्स हम लोगों ने अपने सेट में ऐड किया आफ्टर 2020। तो ये हम लोगों का मतलब पूरा एक एवोल्यूशन था 20 तक का, 22 तक का। एंड अभी भी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। राइट नाउ वी हैव वर्कड ऑन आवर एल्बम, एंड एल्बम के साथ साथ हम लोग गानों को जैसे रिकॉर्डिंग में होता है वैसे ही लाइव में प्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग ट्रैक्स। तो हम लोग पूरा ट्रैक्स के साथ प्ले करते हैं, इसमें ट्रांजिशंस वगैरह प्री रिकॉर्डेड होते हैं, एंड हम लोगों के जो पार्ट्स होते हैं वो हमको ही बजाने गाने होते हैं। द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग राइट नाउ, 2 थिंग्स आर मिसिंग। वन इज अ लाइट इंजीनियर। लाइट का जो पूरा खेल होता है वो हम लोगों के सेट में अभी नहीं इंक्लूडेड है। दूसरा जो मिसिंग है वो विजुअल्स है। जो मैंने बताया आपको कि उनके दास्तान लाइव के सेट में देयर वाज 3D मैपिंग एंड अ वेरी साउंड लाइट डिज़ाइन, कि स्पॉट कहाँ जाना है और लाइट्स किस तरह मूव करनी है आपके गाने में। तो ये 2 चीज़ें परफॉर्मेंस में मिसिंग है। ऑडियो हम लोगों ने अपना सॉर्ट कर लिया है। तो दिस इज़ द होल एवोल्यूशन। और अभी आगे 2 चीज़ें बची हैं एंड इन फ्यूचर और चीज़ें भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने म्यूजिक के थ्रू। इनफैक्ट आपके गाने एक्चुअली में बहुत खूबसूरत होते हैं। आप लोग ने आई थिंक जॉन एलिया की है वो जो गाया था, हाँ, वो आई थिंक मेरा वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है वो आपका, जो मैंने सुना था। आई थिंक पहला वो सुना था एंड उसके बाद सुन ही रहे हैं तब से। आपको जान के अच्छा लगेगा कि वो जो था इस बैंड का सबसे पहला कॉम्पोजिशन था। ओह, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग वी एवर कंपोज्ड, बट द फर्स्ट सॉन्ग वी रिलीज्ड वाज तुम कहाँ जाओगे। वो जो था कंपोज उससे पहले हुआ था। सबसे पहला गाना जो हमने कंपोज किया था वो जो था। ओके ओके। सो अच्छा, ये कितना ट्रिकी होता है? एक आपने एक पोएम उठाई, एक कविता उठाई, और अब आपने सोचा कि इसको हम गाने में बदलेंगे। सो उस पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कितना कितना टेढ़ा काम है ये करना? मुझे जिन बातों का ध्यान पर्सनली रखना पड़ा, क्योंकि कॉम्पोजिशन में मेन हाथ मेरा और हर्ष का रहता है, मतलब रहता सबका ही है, बट जो इनिशियल उसका फ्रेमवर्क होता है पूरा कॉम्पोजिशन का जो ढांचा जो पूरा होता है वो बनाना हम दोनों का ही काम रहा है शुरू से। ऐसा नहीं है कि हमने बाय फोर्स छीन लिया ये काम किसी से, वो नेचुरली ऐसा होता है कि हम ही दोनों करते हैं। मुझे पर्सनली ये ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि ये ऐसी भी कोई नई चीज़ नहीं है कि पहले नहीं हुई। भाई जगजीत साहब ने भी गज़लें की हैं, सबने गज़लें जिन्होंने भी गाई हैं वो किसी शायर ने ही कही हैं। उन्होंने वैसे कंपोज किया जैसे उन्हें ठीक लगा। बस हमारे में फ़र्क ये आ गया क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसेस और कई जगहों से आते हैं, सिर्फ इंडियन क्लासिकल से नहीं आते, सिर्फ फोक से नहीं आते। मैं मेटल हेड रहा हूँ बहुत लंबे वक्त तक, मेरे बाल गवाही देते हैं इस बात की। तो रॉक मेटल की लिसनिंग, ब्लूज की लिसनिंग, कभी कभी जब कुछ नहीं समझ में आता मैं कजाकिस्तानी गाने सुनने लगता हूँ। तो इन्फ्लुएंसेस इतनी जगह से आते हैं, तो जो आपके जहन के अंदर जाएगा वही बाहर भी आएगा। करेक्ट। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो भी क्रिएशन या कॉम्पोजिशन मेरे हाथ से बनेगी वो बड़ा मुश्किल है कि वो रवायती हो, क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंसेस ही रवायती, सिर्फ रवायती नहीं है, रवायती भी है। इसीलिए वो जो था जो है वो थोड़ा सा
जिस तरह से गज़ल गाई जाती है लगभग उस तरह से है, क्योंकि उसमें तबला है, हारमोनियम नहीं है, गिटार है, बेस है, बट रंग वैसा ही है। वैसे ही, हाँ। ऑन दी अदर हैंड अगर आप आवारा सुने, वो भी नज्म ही है मजाज की, लेकिन जो उसका लिरिकल कंटेंट है उसे पढ़ के जो हमें महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि एक आदमी पागलपन की दहलीज पे जा खड़ा हुआ है, तो उसको उस तरह से बनाना। जो मुझे ध्यान रखना पड़ता है सबसे ज़्यादा, पहली चीज़ तो ये कि जो मैं कंपोज कर रहा हूँ वो किसी और कॉम्पोजिशन से लड़े नहीं, हाँ। है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंपोज करते हो, आपको लग रहा है कि एकदम फ्रेश आइडिया है, बट वैसा कुछ कोई और बना चुका होता कहीं है। सुना सुना सा लगा। हाँ, एक बार तो ऐसा ही हो गया था कि मैं एक कॉम्पोजिशन लेके आया और वो पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में वो कभी आया ही नहीं, लगभग सिमिलर धुन नीले नीले अंबर की है, ओके। और कैसे मेरे ध्यान में नहीं आया मुझे नहीं पता। वो गाना मैंने कम से कम 20 बार तो सुना ही होगा, लेकिन नहीं आया ध्यान में, वो धुन लड़ रही थी। तो पहला चीज़ तो यही ध्यान में रखनी होती है कि भाई जो हम बना रहे हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि वो मैंने बनाया है। मतलब अगर कार्तिक का कॉम्पोजिशन है, अगर षडज का कॉम्पोजिशन है, तो वो षडज का लगना चाहिए। मतलब उसमें एक पर्सनालिटी होनी चाहिए कि ये कॉम्पोजिशन इनका है। दे साउंड, हमारी प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, उस पर लिखा हुआ है वी साउंड लाइक आवरसेल्व्स, तो वो चीज़ मेंटेन करना सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती है। दूसरा ये कि कॉम्प्लेक्सिटी का एक मतलब एक सफ़र होता है कि आप एक चीज़ सीखते हो, शुरू करते हो, फिर आप चलते चलते कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हो, फिर कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोर करके आसानी की तरफ लौटते हो। ये मतलब ये एक आर्क हर आर्टिस्ट का लगभग मैंने तो ऑब्जर्व किया है। हमारी कोशिश ये रहती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डम डाउन भी नहीं करना है, उसके बीच में कहीं रहना है जहाँ हम समझ में भी आ जाए और हम अलग भी रहें, कि आपको लगे कि हाँ यार ये तो बड़ा मतलब अलग सा काम है। तो हम लोग तीनों तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बस यही 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कंपोज करते वक्त मुझे। हर्ष, आपको? कॉम्पोजिशन तो जैसा कार्तिक ने कहा कि हम लोग मेन जो स्केलेटन होता है गाने का बना के रखते हैं, एंड बाकी सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें फिर बाद में आता है। बट एक बैंड में कॉम्पोजिशन का मतलब सिर्फ वोकल मेलोडी नहीं होता है, सिर्फ गिटार के सेक्शंस नहीं होते, सोलोज, लीड पार्ट्स नहीं होते। वी नीड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल टू कॉम्प्लीमेंट व्हाट वी हैव डन। तो that is also as much a part of the composition as guitar, melody, leads and vocal melody. तो हर इंसान का अपना एक रोल है, और जैसे कि हमारे शरीर में कई ऑर्गन्स होते हैं, सब साथ में काम करते तो हम चल रहे हैं, एक ने भी काम करना बंद किया तो सो जाएंगे। तो कॉम्पोजिशन के टाइम पे सबका प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, ये मुझे लगता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं तो अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन नॉट स्टॉप क्रिएटिंग। सो उस केस में कार्तिक और मेरे ऊपर आ जाता है कि हम लोगों को ही करना पड़ेगा, तो हम लोग एक स्केलेटल स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, वी टेक टू द बैंड। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनको नहीं पसंद आया है तो वो गाना आगे नहीं बना। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत पसंद आता है और बहुत जल्दी बन जाता है, और कई बार थोड़ा टाइम लगता है कॉम्पोजिशन को सीप इन करने में सब में। बट फॉर्चुनेटली हम सब इतने समय से एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं, तो एक ट्यूनिंग बैठी हुई है, तो समय अगर लग भी रहा है गाना बनने में, तो चीज़ वैसी निकल के आती है जो हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं, वही एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। हाँ, एक सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि मतलब ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, प्लस हम लोग इतने समय से एक दूसरे के साथ हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत बढ़िया बात इसने की, बहुत काम करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज सेफ फॉर एवरीवन, एंड सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, सबका एक पॉइंट होना चाहिए। बट वही है कि एक डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी वर्क्स वेरी वेल when everyone is क्या कहते हैं, of the same mindset भी नहीं, but intellectually aware and creative। आप अलग भी हो, अगर
अगर आपका अलग माइंडसेट भी है, दैट इज ऑल्सो गुड। क्योंकि वैरायटी अगर हाँ, कुछ अगर केओटिक बनता है तो वो और मजेदार होता है। उसको स्ट्रीमलाइन भी आई थिंक करने में वो फिर राइट। हाँ देयर आर बैंड्स जो मुझे पसंद है, जैसे कि सिस्टम ऑफ अ डाउन है, और इवन स्लेयर अगर आप देख लो, एंथ्रैक्स हैं, ये सब जो मेटल बैंड्स हैं। सिस्टम ऑफ अ डाउन इज नॉट अ मेटल बैंड, बट इट इज द मोस्ट केओटिक बैंड आई हैव एवर सीन। ओके। मैं नहीं मानता हूँ कि वो चारों एक मेंटालिटी के हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो देखने से, बात करने से समझ में आता है। दे माइट बी ऑफ द सेम एथनिसिटी एंड सेम नेशनैलिटी, दोज आर ऑल आर्मीनियंस। ओके। हाँ, बट उन सबकी मेंटल लेवल अलग अलग है, दैट इज फॉर श्योर। एंड द ब्यूटी दैट दे क्रिएट इज मतलब एक्सेप्शनल। वो साउंड उसी से बन के आती है। वो बैंड ऐसा है जो लिटरली मतलब एकदम अलग साउंड करता है। आप सुना ही नहीं सकते उसके जैसा, कुछ और है ही नहीं। क्योंकि So what kind of chaotic is Shadaj? द काइंड ऑफ केओटिक की एक इंसान वकालत करता है और फुल टाइम एक इंसान रेस्टोरेंट का छोटा सा लखनऊ में जॉइंट है वो चलाता है, और मैं मेरे तो मतलब मैं मल्टीटास्कर हूँ, तो मेरा भी दिमाग कई जगह चलता है, कभी स्टेज मैनेजमेंट, कभी म्यूजिक प्रोडक्शन, फिर बैंड का काम, फिर उसके बाद सेशंस करने किसी के लिए, इनका है टीचिंग की तरफ, और क्या कहते हैं हल्का फुल्का प्रोडक्शन एंड बैंड सेशंस। और आदित्य है हमारे बैंड में, ही इज ऑल्सो इनटू स्टेज मैनेजमेंट। वो जॉब भी करते हैं म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसी में जॉब करते हैं। तो कियोस है, आपको दिख रहा है। और एक है जो हमारे क्लासिकल तबला वाले हैं, वो भातखंडे में फैकल्टी हैं। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि चाहे हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से भी जानते हो, सिंस द लाइफ हैज टेकन अस अपार्ट इन मतलब इन आवर प्रोफेशंस, तो मेंटल लेवल तो अलग है। पैशंस ने एक साथ लाके खड़ा कर दिया। हाँ, बस वही Passions एक ने- कॉमन मोटिव। एक कॉमन मोटिव कि वी हैव टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल एंड समथिंग दैट मीन्स समथिंग टू एवरीवन। हाँ, वरना तो कैसरबाग चौराहा है, ये 6 रास्ते जा रहे हैं अलग अलग। 6 रास्ते जा रहे हैं अलग अलग, बस मिलते हैं आके वहाँ पे बीच में एक बार। तो दैट्स द काइंड ऑफ chaos दैट ब्रिंग्स Shadaj टुगेदर। ओके, वंडरफुल। अच्छा भी लगता है कि सब लोग अपने अपने फील्ड्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ। एंड जब वो चीज़ अमेलगमेट होती है, साथ में आती है, तो कुछ अलग ही बनता है। एंड एवरी टाइम द जैम रूम हैज़ अ डिफरेंट वाइब, एवरी टाइम, क्योंकि सबका आने जाने का टाइम भी अलग है सब। तो मज़ेदार है, मतलब आई एंजॉय इट। मेरे को अच्छा लगता है टू नॉट बी इन क्या कहते हैं मोनोटनी। हाँ, नहीं मतलब वही है कि कभी कभी सर पकड़ लेता है, लेकिन हंसी बहुत आती है। हाँ, बहुत मजा आता है। जब तक chaos ना हो तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुत मजा creative आता काम है। हो सकता है। हाँ, करेक्ट। क्रिएटिविटी नीड्स chaos and that's exactly what we have right now. आई थिंक हर एक आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बहुत क्योटिक होता है किसी ना किसी लेवल पे। एंड बट ये इंटरेस्टिंग है ना, बिकॉज आप लोग अपने प्रोफेशन में आप काम कर ही रहे हो, बट देन टाइम निकाल के एक बैंड बनाना, उसको आगे ले जाना, हाँ, तो यहाँ तक लेके आना कि लखनऊ का आई थिंक ये पहला बैंड है जिसने अपना खुद का एल्बम रिलीज किया है। हाँ, सो दैट्स वंडरफुल, एंड वो टाइम निकालना ही बहुत बड़ी बात है। सो एक बार इस एल्बम की और थोड़ी बात करें कि इसमें आप लोग ने 4 पोएट्स को लिया है। देयर इज अटल बिहारी वाजपेयी, देयर इज मजाज लखनवी, देयर इज कबीर, एंड देन देयर इज दुष्यंत कुमार। तो ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, क्योंकि आप आई थिंक उत्तर प्रदेश के ही ये सारे कहीं ना कहीं रहे हैं, सब कनेक्शन लखनऊ से कनेक्शन रहा है। लखनऊ से लखनऊ से यूपी से सबका कनेक्शन रहा है। स्पेसिफिकली यही 4 क्यों, और कोई क्यों नहीं? ये मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली गाने हमारे पास अभी और हैं, बहुत हैं। अगर आप लखनऊ के पोएट्स की ही बात करो, हमारे पास इरफान के भी, इरफान सिद्दीकी के भी हमारे पास एक पोएट है बहुत कमाल के, अभिषेक शुक्ला साहब जी, उनकी भी कॉम्पोजिशंस हैं। बेसिकली जब शडज शुरू हुआ और हमारा जो लॉन्च शो था 2019 में, उसमें कंसेप्ट ही इस चीज़ का यही था कि जितना भी पोइट्री हम लोग मतलब जितने भी गाने हम लोग सुनाएंगे वो सारी पोइट्री लखनऊ के पोएट्स की ही होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, वन थिंग लीड्स टू दी अनदर। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम फाइनली इस एल्बम के कंसेप्ट तक पहुंचे कि एल्बम करना है,
तो सोचा गया पहले तो कि भाई कितने गाने रखने हैं, कितना लेंथ रखना है। तो एल्बम में अगर आप देखो वैसे तो 6 ही गाने हैं, लेकिन एल्बम 35 मिनट की है क्योंकि गाने लंबे हैं। गाने लंबे हैं। कई ऐसी एल्बम्स है जिसमें 8-8, 9-9 गाने हैं, लेकिन वो 32 मिनट हैं, 30 मिनट के गाने 2.5-2.5, 3-3 मिनट के हैं। तो एल्बम के लिए हम क्वालिफाई कर गए उन 6 गानों में। हुआ क्या कि ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं थी कि इन्हीं को रखना है। कई सारा हमारे पास, जैसे कहते नहीं आर्सेनल में था बहुत कुछ। ये 6 हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ट लगे कि इन्हें करते हैं, इन्हें निकालते हैं। और जो एल्बम का फ्लो है, अगर उससे आप देखें तो जो रिफ्लेक्शन वाली बात इसने की, एल्बम ओपन्स विद चरागा। इमेजिन अ पर्सन, एक पर्सन को इमेजिन करो और फिर एल्बम को देखो आप। चरागा से स्टार्ट हुआ जहां एक आदमी पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम्स हैपनिंग अराउंड, जो कि उस वक्त दुष्यंत ने किया था। नेक्स्ट ट्रैक इज मौसम, अगेन दुष्यंत। हाँ। हल्का सा, जैसे चरागा इज वेरी डायरेक्ट, मौसम हल्का सा यूं घुमा के कान पकड़ती है। टोन डाउन है चरागा से लिंग्विस्टिकली, बट इट इज डूइंग द सेम थिंग। थोड़ा थोड़ा और आप एल्बम में जैसे नीचे आते जाओगे, ना मैं चुप हूँ आता है, चरागा का ही एक स्ट्रिप्ड वर्जन आता है ना मैं चुप हूँ में थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ गया है वो इंसान। फिर जन्म तेरा में वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाता है, और आवारा आते आते वो इंसान अल्टीमेटली पागल हो चुका है। आप समझ रहे हो वो पर्सोनिफिकेशन। तो ये जो सीक्वेंस है, इससे वो चीज़ पर्सोनिफाई बहुत अच्छे से हो रही थी। तो हमें ये लगा कि ये 6 गाने बेस्ट हैं, इनको रखते हैं, इन्हें निकालते हैं। एल्बम में जिस तरह गानों को मतलब चूज किया गया, आपने पूछा कि कोई उसका स्पेसिफिक रीज़न था। रीज़न नहीं था, जैसा कार्तिक ने बताया कि हम लोगों का जो पहला शो हुआ था यहाँ पे, दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन पोएट्स फ्रॉम लखनऊ। तो ज़्यादातर गाने हमारे आर्सेनल में लखनऊ के पोएट्स के रहे हैं, एंड दोज ऑल्सो कोइंसिडेंटली हैपन टू बी द बेस्ट सॉन्ग्स जो हमें लगा कि एल्बम में होने चाहिए। हाँ, सबका कनेक्शन है यहाँ से कुछ ना कुछ। तो बाकी गाने में ऐसा कोई डिसीजन का कोई वो नहीं था, बट हाँ एक बार ये ज़रूर सोचा गया था कि चरागा का स्ट्रिप्ड वर्जन ही करना है, और एक गाना हम लोग सोच रहे थे अपना सेल्फ रिटन करने का, विच वी ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ द टाइमलाइन टाइम कम था, और ऑल्सो कंसेप्ट से एकदम अलग जा रहा था। दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वांटेड टू प्रेजेंट, एंड प्लस 6 गानों में हमें करना था, ये भी एक था क्योंकि हमारे आर्टवर्क में 6 लोग हैं और 6 गाने हैं। अरे वाह। हाँ, 6 गाने हैं और बहुत लंबा नहीं रखना चाह रहे थे एल्बम। हाँ, राइट। चाह रहे थे कि स्वीट, सिंपल, कॉम्पैक्ट, साउंड डिफाइनिंग की, इसीलिए एल्बम का कोई अलग से नाम नहीं है, सेल्फ टाइटल्ड है, षडज ही नाम है कि दिस इज षडज का करेंट साउंड। पहले जो 6-8 रिलीजेस हैं वो तो आपने सुन ही लिया। करेंट साउंड हमारा ये चल रहा है, दिस इज व्हाट डिफाइंस अस इन 2025। राइट। तो वही है, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपके इस एल्बम की कुछ 2 लाइनें अगर सुन ले। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है, पिछले
सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। जो रुक गया था कहीं पर, अब साथ चलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। अच्छा, तो ये आपने बता दिया कि ठीक है आपका एक एग्जैक्टली विजन क्या था इस एल्बम का। एग्जैक्टली ये जो पोएट्स आपने उठाए उनकी वही स्पेसिफिक कविताएं उठाना, उसके पीछे क्या कारण था? ऑल्सो ये जो पोएट्स थे ये लखनऊ से कैसे कनेक्टेड हैं, अगर आप एक एक करके हमें बता सके उनके बारे में। चरागा और मौसम स्टार्टिंग के 2 गाने, दुष्यंत कुमार। चरागा जिस समय हम लोगों ने कंपोज किया था ये उसी टाइम का है जब मैंने आपको बताया ना कि 2019 में जब हमारा लॉन्च सेट हुआ था, ये उसी वक्त कंपोज हुआ था जिसमें लखनऊ के सारे पोएट्स लिए जा रहे थे। तो चरागा रिलेटिवली बहुत फेमस गज़ल है दुष्यंत साहब की, तो इस वजह से उसे लिया था क्योंकि प्रॉपर उसे एक गज़ल की तरह गाते हुए हमने किसी को ऐसा सुना नहीं था। और मौसम जो है ये आपने हिंदवी का, अगर आपको पता हो, हिंदवी का एक फेस्टिवल 2023 में लखनऊ में हुआ था। हिंदवी के लिए हम लोग को एक अलग सेट बनाना पड़ा था। उस सेट में हम लोगों ने मौसम को पहली बार कंपोज किया था। मौसम लेने का कारण ये था कि इट जस्ट फेल्ट राइट, मतलब उसे पढ़ा, इनके साथ ही बैठे थे, ये कुछ बजाने लगे, हम कुछ गाने लगे और वो बन गई। तो इट वाज वेरी क्विक। बाद में कुछ चेंजेस हुए उसमें। दोनों को लेने का कारण था लिरिकल कंटेंट, क्योंकि वो इतना सॉलिड है कि वो एक्चुअली कंपल्शन बन गया, वो मजबूरी बन गया कि नहीं, इस पे तो काम करना ही चाहिए। दुष्यंत कुमार का लखनऊ कनेक्शन, जन्म बिजनौर में और क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े हुए। नीचे आइए, ना मैं चुप हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद लखनऊ से। चरागा स्ट्रिप्ड, अगेन दुष्यंत। कबीर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन लखनऊ से नहीं है, लेकिन कबीर का डायरेक्ट कनेक्शन अवधी से है। और कबीर को तो खैर हम मानते हैं कि सर्वव्यापी हैं, जिस शहर में आप चले जाइए वहाँ वो है ना। टेक्निकली देखा जाए तो उनका ताल्लुक बनारस से निकाला जाता है, लेकिन ऐसे आदमी का कहीं से ताल्लुक नहीं निकालना चाहिए, वो सर्वव्यापी है। मजाज के नाम में ही लखनवी है, तो हालांकि वो लखनऊ के हैं नहीं। हाँ, लेकिन नाम में लखनवी है, उन्हें बतौर लखनऊ का शायर जाना जाता है। तो इस तरह से ये सारे लोग, अगर किसी के मन में ये आता भी है कि स्पेसिफिकली लखनऊ से तो नहीं, लेकिन इस रीजन से ज़रूर कनेक्टेड है, इस यूपी रीजन से ज़रूर कनेक्टेड है। और एक बहुत बड़ा रीज़न इन सबको, ये पर्टिकुलर नज़में और गज़लें जो आप ने इस एल्बम में सुनी या इसके पहले भी सुनी, उन्हें चूज़ करने का, इस बात का हो सकता है कि कुछ एकाध लोगों को बुरा भी लगे, पर ये बात सच है कि गज़ल की आर्ट को, नज़मों की आर्ट को, मेरा ख्याल है ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया गया। कि गज़ल की जब कोई बात करता है तो इंसान मोहब्बत के बारे में सोच रहा है, माशूक के बारे में सोच रहा है। इन सब में वो फैक्टर है ही नहीं, और है गज़लें ही। चरागा गज़ल है, मौसम हिंदी गज़ल है, आवारा नज़्म है। तो ये एक जो प्रेम गीत का चलन चल रहा है, सालों से है और सालों तक रहेगा, हम वो चीज़ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा लगा कि ओवरडन है, ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हैं। जो थोड़ा सा हम लोग रोमांटिसिज्म की तरफ गए भी, वो जो था है, और देर है, वो भी डायरेक्टली रोमांटिक नहीं है। तो ये
नज़में गज़लें चूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हम गज़ल और नज़्म को लेके जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव है इंसान का कि गज़ल मतलब रोमांस, गज़ल मतलब मोहब्बत, गज़ल मतलब, उससे थोड़ा हटना था, वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना था। वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना था। और एक बहुत बड़ा कारण, जो भी आप गाने इसमें सुन रहे हैं वो इस रीजन की बात कर रहे हैं, या इस रीजन से वो आवाज़ें उठी हैं, अगर सही और बेहतर तरीके से इसे कहा जाए। हमारा रीजन, हमारा स्टेट, अगर यूपी के म्यूज़िक की बात करी जाए कि यूपी से क्या म्यूज़िक निकलता है, जो पर्सपेक्टिव हमारे स्टेट के म्यूज़िक को लेके है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, है ना। जिसे साफ शब्दों में कहते हैं फूहड़, वल्गर। हमें फूहड़ता से जोड़ा जाता है अगर म्यूज़िक की बात हो रही है तो। यूपी बिहार को एक कर दिया जाता है ना, रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से, जिसकी भी वजह से मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कौन इसका कारण बना, बट यूपी का म्यूज़िक क्या है, इसको लेके पर्सपेक्टिव लोगों के जहन में बहुत अच्छा नहीं है। हमें ये पर्सपेक्टिव भी चेंज करना था, जिस वजह से हमने ये नज़में या कविताएं उठाई, जिससे सुन के आपको ये मालूम हो सके कि इस रीजन में ये बातें होती आई हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि एल्बम में जो 6 गाने हैं, 6 के 6 का टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। एक वर्सेटैलिटी है ज़बान में भी, उसमें प्रॉपर उर्दू भी है, हिंदी गज़ल भी है, कविता भी है, फिर कबीर भी है, डाइवर्सिटी है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें है। रीजन ये है, तो ये है। थीम्स भी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अलग अलग ही है। हाँ, अलग अलग है, कनेक्टिविटी है रीजन से, और बाकी सुनने वाले खुद में बहुत ज़हीन होते हैं, वो कनेक्टिविटी अपने आप ही निकाल लेते हैं। सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन चीज़ ये है कि ये इस रीजन की बात है जो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे ज़रिए हो रही है। ओके अच्छा, एक थोड़ा एल्बम से हटके एक ये सवाल था कि जो यूजुअली आर्टिस्ट जो होते हैं, सो 2 तरीके से आर्ट का, आई थिंक अगर दोनों स्पेक्ट्रम्स पे देखें, बीच में आर्ट है, एक तरफ आर्टिस्ट है और दूसरी तरफ जो उस आर्ट को कंज्यूम कर रहा है। सो यूजुअली क्या होता है, क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो लिटरेचर के स्टूडेंट्स और लिटरेचर के जो टीचर्स होते हैं उन पे एक बहुत बड़ा जोक ये है कि उन्होंने अगर नीले कर्टन्स देखे तो उसमें भी मीनिंग निकाल लेंगे, भले कुछ हो ना। सो म्यूजिक में भी कई बार ये होता होगा कि भाई अच्छा, यहाँ कविताएं जो हैं, जो पोएम हैं, जो लिरिक्स हैं, वो तो लिखी आपने उसको इंटरप्रेट करके दिया, आपका एक एक इंटरप्रिटेशन था उसको लेके, बट सिंस आप अपने ओरिजिनल्स पे भी काम कर रहे हैं, आपने बोला कि आने वाला था बट क्योंकि थीम पे नहीं आया तो आपने फिलहाल आइडिया ड्रॉप किया, बट यू आर वर्किंग ऑन इट। सो अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि आप कुछ और कहना चाहते थे, सामने जो सुन रहा है उसने उसका अलग ही मतलब निकाला। उस केस में आर्टिस्ट क्या सोचता है वहां पे, बिकॉज मैं उस तरह के आर्टिस्ट हूं नहीं, तो मैं उस साइड की आई थिंक थॉट प्रोसेस नहीं समझ सकती, बट आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग आर्टिस्ट को उतना फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हो। अब जैसे मौसम जो लेक है, उसको आप एक्चुअली मौसम से भी रिलेट कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट कर सकते हो, आप उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से भी रिलेट कर सकते हो, आप उसको अपने खुद के सिनेरियो से भी रिलेट कर सकते हो। तो परसेप्शन का जो मॉडल है, हमारा पूरा हमारा जो कंसेप्ट है शेडज का, दैट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, कि हमने वो कविता या शायरी पढ़ी तो हमने क्या सोचा उसके बारे में, एंड दैट इज समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव टू अस। हो सकता है हमारे जैसे 25-30% लोग और होंगे, बट और बाकी जो 75% लोग हैं, 70% लोग हैं, उनका कुछ अलग परसेप्शन होगा, एंड दे शुड नॉट बी अ फाइट अमंग्स दीज पीपल। ये चीज़ें, सबको अपनी अपनी परसेप्शन रखने की आज़ादी है। तो हमने भी वही किया है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अगर हमारे गानों का अलग मतलब निकाल भी रहा है तो वो रखे उस चीज़ को। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा अच्छा प्रमोशन होता है उससे, तो हमें तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी उससे। और दूसरा ये भी कि
जितने रंग हैं सारे एक्सप्लोर होने चाहिए. एंड वी आर हैप्पी टू नो दैट वी मेड यू थिंक. एग्जैक्टली. ट्रू. एक बहुत बढ़िया आदमी ने हमसे एक बात कही थी कि तख्लीक आज़ाद होती है. Right. मतलब द मोमेंट यू फाइनली जब हो गया कि हाँ ये हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो क्रिएटर से आज़ाद है. आजाद है. फिर वो जहाँ गई उसको जो जिसने जिस तरह समझा उसके लिए वो वही है. Right. तो हम अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं. कौन क्या सोच रहा है, किस तरह से ले रहा है, हर इंसान उस चीज़ के लिए आज़ाद है. परेशानी तब होती है मुझे, मैं और किसी का नहीं हो सकता, जब किसी बहुत सिंपल चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए. मुझे तो मजा आता है. या एकदम ही बेवकूफ़ाना बात कोई अगर आगे कह दे कि इसका तो ये ऐसा ये, तो कभी कभी दिक्कत होती है. लेकिन ठीक है, करो, बस गाने सुनो. ओके. हाँ. सो अच्छा, ये जो एल्बम की जो कहानी है, जैसे एल्बम की एक अलग कहानी है, षडज की एक अलग कहानी है, और हर्ष और कार्तिक की एक अलग कहानी है. हाँ, इनफैक्ट हर एक बैंड मेंबर की अपनी एक अलग डिफरेंट बिल्कुल, स्टोरी है. बिल्कुल. एंड यूजुअली क्या होता है कि जो आर्टिस्ट का जो काम होता है वो उनके पर्सनल लाइफ से कई बार बड़ा इंस्पायर्ड होता है, या फिर कई बार आप कोई म्यूजिकल पीस आपको मिलता है, कोई पोइट्री मिलती है, कुछ भी बेसिक एनी पीस ऑफ आर्ट आपको दिखा एंड यू रिलेट टू इट. तो क्या आपके एल्बम में या फिर इन जनरल आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है, आपने जिन जिन कवियों को उठाया है, जिन जिन शायरों को उठाया है, क्या कोई ऐसा है जिनसे आप पर्सनली बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं? ओह, एक्चुअली सारे अलग अलग पोएट्स से अलग अलग लेवल्स पे रिलेट करते हैं. हमारे काम में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमने रिलेट या रेजोनेट ना किया हो, क्योंकि अगर वो रिलेट या और रेजोनेट हमसे नहीं कर रही है तो उस पर काम करने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं. True. अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग. जॉन ने अलग तरह से, वो रिलेटिविटी फैक्टर उनसे बिल्कुल ही अलग. तो जॉन के लिए तो कहा जाता है कि जॉन चढ़ते हैं, उतरते नहीं है. दुष्यंत से जैसे ये एक बहुत अच्छी बात कही थी इसने कुछ वक्त पहले कि दुष्यंत की पोइट्री से रेजोनेट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वी आर यंग. उनकी पोइट्री में वो यूथ एंगल है, वो आग है यूथ की. हमने हर कॉम्पोजिशन जो किया है, हर गाना जो निकाला है, जिस भी पोएट का हमने कलाम इस्तेमाल किया है, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीज़ों से हमने रिलेट किया है. तो ये बहुत लंबा, मतलब तवील जवाब हो जाएगा. आप बोलिए, आराम से बोलिए. अगर शुरू करते हैं पहले रिलीज से, तुम कहाँ जाओगे, उससे लिरिकल रेजोनेशन उतना नहीं है जितना म्यूजिकल रेजोनेशन है, क्योंकि वो एकदम जो ओल्ड स्कूल रॉक वाली साउंड है, थोड़ी बहुत वैसी साउंड है उसकी, वहाँ वो चीज़ रेजोनेट करती है. वो जो था तो किसी को भी मैं सुना दूंगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आएगा, है ना. क्योंकि इंसान कहते हैं कि क्या गलतियों का पुतला है. इंसान कहानियों का पुतला है, गलतियों का होना हो तो सबके पास कुछ ना कुछ होता है. देर का भी ऐसा ही हिसाब है. आवारा, उसमें जो अंत में बंद है, अगर आपने आवारा सुना हो, मैंने 5 बंद पढ़े हैं उसमें, अंत में चीख चीख के एकदम, है ना, उसमें जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है कंपेयर टू वो जो था एंड देर. तो अब एक किसका शेर था, मैं नाम भूल गया, शायद निदा का था, किसका था, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना. तो ये बिल्कुल वैसा ही सा हिसाब है. पर्सनली रिलेशन अगर देखा जाए कि किसका किस शायर से बना, तो मैं सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया विद इस एल्बम की अगर बात करी जाए तो विद मजाज. कि जैसे मैंने बोला कि मुझे मोनोटनी नहीं पसंद है, आई लाइक केओस. वो गाना इज अटर केओस एंड दैट सॉन्ग हैज़ बीन, हम लोगों का सेट कितनी बार चेंज हुआ है कि कौन सा गाना कब बजाएंगे, कौन सा गाना बजाएंगे नहीं बजाएंगे. आवारा एक ऐसा गाना है जो हम लोगों ने सिर्फ हिंदी में नहीं प्ले किया था, क्योंकि वहाँ पे ये था कि हिंदी वाले गाने करने हैं, पोएम्स करनी है. आवारा एक ऐसा गाना है जो हमारे सेट की एंडिंग है
क्लोजिंग हमेशा क्लोजिंग सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी. 2019 में 7 जुलाई को हमारा पहला कॉन्सर्ट जो हुआ था उसमें आवारा लास्ट गाना था. और अभी 2025 5 दिसंबर को जो हम लोगों का शो हुआ है 7 दिसंबर उसमें आवारा हमारा लास्ट गाना रहा है. उसकी एंडिंग जो रिकॉर्डिंग में है वो अलग है. रिकॉर्डिंग में गाना फेड हो रहा होता है धीमे धीमे करके, बट लाइव में वो एक टेप जैसा चलता 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 चला जाता है. फेड उसमें भी होता है बट लाइव इज मोर, मतलब वो गाना ऐसा है जो लाइव सुनने वाला है. एंड टू एक्सपीरियंस इट्स ऑडियो विजुअल पूरा जो एक्सपीरियंस है, विजुअल हम जोड़ नहीं पाए हैं बट अगर आप आँख बंद करके सुनोगे उस गाने को लाइव में तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना मेस्ड अप है आपस में. व्हाट chaos it brings to the table in the terms of rhythm, in terms of psychedelic elements that are added to it. पूरा गाना ऐसा है कि मतलब वो डांसिंग उस पे चल रहा है, बीट पे चल रहा है. बट आखिरी का जो बंद है जो ये पढ़ते हैं, शिवेन पढ़ता है लाइव में शिवेन पढ़ते हैं, तो वो बंद सिर्फ पढ़ा गया है. पूरा गाना गाया है, सिर्फ आखिरी का जो बंद है वो, और वो सेक्शन हमारा 1.5 से 2 मिनट लंबा है. वो पूरा साइकेडेलिक नेचर का है. वो उसमें इट्स लाइक कि दैट इज द परफेक्ट, मतलब जो जितना केओस हम लोग क्रिएट कर सकते थे अपने पूरे अभी तक की म्यूजिकल जर्नी में वो उस गाने में हम लोगों ने डाल दिया है. Okay. तो मैं आवारा से इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि उसमें इतना केओस है. एंड मजाज, मतलब इट वाज सो नेचुरल. जब आवारा पढ़ी गई थी तो हम पढ़ के ही समझ में आ गया था कि भाई इस पे कुछ बहुत ही मतलब वैसा करना पड़ेगा. हाँ, एग्रेसिव चाहिए, समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स. एंड आवारा वाज काइंड ऑफ दैट सॉन्ग जिसने वो बैरियर जो होता है ना, कि मैं बोल रहा था कि हैवी की तरफ जाना है, हमको कुछ अलग करना है, तो वो आवारा ने हम लोगों के लिए वो बैरियर खोला. तो दरवाज़ा वहाँ से खुला हम लोगों के लिए. एंड दैट सॉन्ग हैज़ बीन द लास्ट सॉन्ग ऑफ आवर सेट सिंस एवर. और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी हम लोग चेंज करेंगे. एंड द लास्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम. राइट. तो अगर एल्बम का इंटरप्रिटेशन अगर मैं अपना एक बार दूं तो चरागा बेसिकली आपने लाइट से शुरुआत की, देयर इज होप, देयर इज लाइट, एंड देन वो एंड हुआ आवारा पे. क्या कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट डिसेंट इनटू मैडनेस? बिल्कुल कह सकते हैं. तो क्या यही आपका था कि इसका इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में अलग था कि इन्हीं स्पेसिफिक ऑर्डर में हम इसको डालेंगे एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द एल्बम? हाँ. सो व्हाट इज दैट स्टोरी? The story is the same as yours. Okay. जो भी आपकी कहानी है वही इसकी स्टोरी है. हमने कहा ना अब आजाद है. अब आप जो सोचे वही इसकी कहानी है. बट हाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक इंसान के बारे में सोचिए और चरागा से शुरू करिए और आवारा तक जाइए. वो अपने आप में कहानी कह रहा है. वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. वो आर्टिस्ट हो सकता है, वो जर्नलिस्ट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है. तो आप जो आप सोच रही हैं वो सही है. ओके, इंटरेस्टिंग. अच्छा, तो बाकी तो जो 3 आप लोग ने इसमें कभी उठाए ये है, मतलब इनको कविताओं के जरिए ही जाना जाता है इनको, उनके लिए. बट जो अटल जी हैं ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल फिगर है. सो इनकी कविता उठाने का क्या कारण था, एंड व्हाई अटल जी? अटल जी, एक कारण तो जैसा मैंने बताया कि लखनऊ से सांसद रहे. दूसरा, मुझे लगता नहीं कि इंडियन पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई दूसरा आया. मैं उन्हें अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें अलग कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि अटल जी बहुत अलग थे, हम भी बहुत अलग हैं. और आप देखिए, एक जिस वक्त उन्होंने, आपको याद होगा, रिज़ाइन कर दिया था और एक इंसिडेंट की उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली थी कि इसमें मुझसे भूल हुई, मुझसे चूक हुई. अपने आप में बताता है कि वो आदमी कैसा रहा होगा. उनका वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर संसद के अंदर जो उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी बचपन से. तो बड़ा एक वो था कि यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है. ऐसे आदमी का इंडियन पॉलिटिक्स में होना, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की जब भी कोई बात करता है तो 70-80% ऑफ द टाइम्स अच्छी बातें नहीं हो रही होती हैं.
ऐसा इंसान जो कवि हृदय, और वो इंडियन पॉलिटिक्स में बैठा है, और उस पद पे बैठा जो सबसे ऊंचा पद है, तो उस इंसान को क्यों ना और पढ़ा जाए, समझा जाए। पढ़ते पढ़ते ये कविता मिली, ना मैं चुप हूं ना गाता हूं, जिसमें हमने ये पाया कि इसके जो मेटाफर्स हैं, जब उसको पढ़ा और डिटेल में समझा, तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं ना कहीं इंडिया चाइना वाले मसले की बात हो रही है। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। फिर आगे मेटाफर आएगा आपका, समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस उसमें हैं, है ना। ठिठके पाँव उछल गाँव, अगर आपको वो जूते और वो जो पूरा था ना उस वक्त का, अगर आपको वो याद हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये उस तरफ इशारा कर रहा है। बट उसमें ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं एकदम ऐसी होती थी, वो इंसान थोड़ा सा स्टेप बैक किया, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, हल्का सा उदास है, हेजिटेंट है, एट सम पॉइंट गिल्टी है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मे बी ये गिल्ट का एंगल उसमें हो सकता है, मुझे तो लगता है, क्योंकि कहना कि ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ, मतलब जस्ट सिटिंग बैक एंड वॉचिंग थिंग्स अनफोल्ड। तो ज़्यादातर कविताओं में वो चीज़ नहीं मिलती है। ना मैं चुप हूँ में हमें अटल जी का ये साइड मिला, तो हमें लगा कि इस पे काम होना ही चाहिए। अटल जी की ये कविता हमारे ज़रिए से अगर और लोगों तक पहुँचती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अटल जी की कविताएं लोगों तक पहुँची नहीं है, लोकप्रिय रहे हैं। हाँ। ना मैं चुप हूँ उतनी लोकप्रिय नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इस कविता को लेने का, क्योंकि इसमें आपको एक अलग अटल बिहारी वाजपेयी देखने को मिलता है, ये कारण है। ओके सो अच्छा, आगे अब बढ़ते हैं। उससे पहले हम फिर से आपसे जरा अगर 2 लाइन आप हमें सुना सके। ना मैं चुप होगी, हाँ, इसी की बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। रूई से धुंधल के में मील के पत्थर पड़े घायल घायल। ठिठके पाँव ओझल गाँव, चढ़ता है न गति बहता स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ। न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। So moving on, अच्छा तो अब हम थोड़ा एल्बम से हट के एक आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, एज एन कार्तिक एंड हर्ष एज एन आर्टिस्ट। सो पहले तो लाइटर नोट पे अगर पूछूं तो क्या आपको अपनी आवाज सुन के कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि चुप हो जाना चाहिए? हर बार हर बार हर बार हर बार जितनी बार रिकॉर्ड किया है अपने आप को। आपकी आवाज अच्छी है बाय द वे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। बट यूजुअली होता है ना कि अपनी आवाज सुनना बोलते समय पता नहीं चलता, बट जब आप रिकॉर्डिंग सुनो तो। मैं आपको एक बहुत बहुत बढ़िया चीज बताऊं, जो आवाज आप अपनी सुन रहे होते हो वो यहां से तो आ ही रही है, पर वो एक्चुअली कई और जगह से वाइब्रेट करके आ रही है, जिसमें इंक्लूडेड है आपके फेस की हड्डी। अगर आप 2 हाथ यहाँ रख लो उसके बाद बोलो,
और उसके बाद अपनी आवाज़ सुनो, तो ये लगभग वो आवाज़ है जो दूसरा सुन रहा है। कई बार कान बंद करके सुनते हैं। हाँ, कान मत बंद करिए, आप बस यहाँ ऐसे 2 हाथ यहाँ रख लीजिए, तो ये जो वाइब्रेशन है ये कट जाएगा। आप ट्राई करके देखो एक बार। ओके। हाँ, एक बार ट्राई करो, मेरे कहने से ट्राई ठीक करो। है। यहाँ जस्ट यहाँ पे। हाँ, ओके। अब बोलिए। अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ी फिल्टर आउट हो रही है। हाँ, वो फर्क पता चल रहा है। हाँ। तो अपनी आवाज़ जो हमें ऐसे सुनाई दे रही है वो अंदर से भी आ रही है, मसल हड्डी सबसे वाइब्रेट करके। जब वो रिकॉर्ड हो रही है माइक पे तो वो अलग चीज़ है। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो आउट ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को सुन रहे हो थ्रू एवरीथिंग दैट इज इनसाइड योर बॉडी। जब माइक उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है तो माइक शरीर के बाहर है। हाँ। है ना, वो कैप्चर कर रहा है जो आप सुन रहे हो। करेक्ट। तो स्टार्ट जब कोई म्यूजिशियन करता है तो सबसे पहले वो एक्सपेक्टेशन टूटती है ना। जब आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो म्यूजिक, आपने पहली दूसरी बार अपने आप को रिकॉर्ड किया है, सबसे पहले वो एक्सपेक्टेशन टूटती है कि यार मैं साउंड तो बड़ा अच्छा कर रहा था, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। बाद में जब आप सीख जाते हो ये चीज़ कि नहीं, माइक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, शरीर अलग है और माइक उसको कैप्चर अलग तरह से करता है। जैसे आपका जो माइक है और ये जो माइक है, मैं उस पे एक चीज़ रिकॉर्ड करूंगा, मैं इस पे एक चीज़ रिकॉर्ड करूंगा, वो दोनों अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, अलग अलग तरह से रिकॉर्ड करेंगे सेम ही चीज़, बट उसमें कुछ चीज़ अलग आएगी, इसमें कुछ चीज़ अलग आएगी। माइक का फ़र्क है। धीरे 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 आप पढ़ते समझते ये चीज़ हो जाती है, तो वो जो शुरुआत में होता है कि यार ये मेरी आवाज़ तो नहीं है, वो चीज़ हट जाती है। फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो ऐसी ही आवाज़ आती है। फिर आप सीखते हो माइक के हिसाब से अपनी टोन बनाना। ओके। हाँ, कि माइक सामने लगा है, 2-3 तरह से आपने गा के देखा कि इस गाने में क्या चलेगा। एल्बम अगर आप सुनो, हर गाने को थोड़ा थोड़ा टोनल डिफरेंस है वोकल्स में, वो चीज़ करते करते ही आती है। लेकिन ये बात है कि एक्सपेक्टेशन अपने आप से इतनी हाई रहती है कभी कभी, तो जब वो टूटती है तो बड़ा ख़राब लगता है। हाँ। तो ये होता है कि हाँ यार ये मेरी आवाज़ तो नहीं है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। वॉइस नोट, अच्छा मेरी बड़ी अजीब आदत है, किसी को वॉइस नोट भेजा फिर उसको 10 बार खुद ही सुन रहा है। हाँ, मेरी भी आदत है। हाँ, सबकी होती है ऐसे। खुद ही सुन रहा है कि यार ये मतलब हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो ये एक चीज़ है। मतलब ये इनफैक्ट ये खाली वोकल्स में नहीं यार, ये हर चीज़ में होता है। अब गिटार सीख रहे हैं, प्रैक्टिस जिस समय कर रहे हैं, जिस समय ना आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, खाली एम्प में गिटार लगा हुआ है, उस समय आप टिम हेंसन हो, उस समय आप एकदम उसमें चल रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर ये चीज़ किसी ने देख ली होती। मोमेंट यू स्विच टू रिकॉर्डिंग, मोमेंट इंटरफेस में गिटार लग गया है, आपकी स्किल स्लैशेस डाउन बाय 60%। कहीं वो कॉन्शियसनेस भी आ जाता है। हाँ, कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस भी हो जाते हो, बहुत चीज़ें पता नहीं क्या है, बस है। 60% स्किल स्लैश डाउन हो जाती है मुझे लगता है लगभग। फिर आप सोच रहे यार रात में तो मैं बजा रहा था, क्या अलग लेवल पे था। हाँ, अब जैसे आप ये समझ लीजिए ये वैसा ही है कि आप किचन में है और एकदम से उधर से गिलास या बोतल गिर गया, आपने यूं करके पकड़ लिया, आप सोच रहे हो मैं तो निंजा हूँ। लेकिन आप उस समय अकेले हो। हाँ। है ना, कोई 2-3 लोग वहां होते तो गिर जाता। ये आप भी गिर जाते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही कुछ हिसाब है, ये होता है, ये शुरू में सबके साथ होता है जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करोगे। बट ये मैं कह भी रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये जो भी बड़ा छोटा आर्टिस्ट मुझे सुन रहा है, अगर बड़ा आर्टिस्ट सुन रहा है तो प्लीज़ इसे वैलिडेट करे, और छोटा आर्टिस्ट सुन रहा है तो ये समझे रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, आप हमेशा इस चीज़ से जूझते रहोगे कि ये वैसा तो नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ ये साउंड करे, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी गाना, इनफैक्ट कोई भी काम जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप 100% तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन ही उतनी रहती है। लेकिन रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ जाओ कि जब आप माइक पे हो तो माइक कैसे आपकी आवाज़ को ले रहा है, किस तरह से आपको अलग अलग डिवाइसेस में या अलग अलग स्पीकर्स में कैसे आपको अपनी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। फिर जो इंसान प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे ये इनका काम है ये चीज़ तय करना कि इसमें कैसा EQ करना है, कितने एफेक्ट्स लगाने हैं नहीं लगाने हैं, कैसा सुनाई पड़ेगा, कैसे ट्रांसलेट होगा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर करके आती हैं।
इनफैक्ट अच्छा रिकॉर्डिंग के टाइम ये भी होता है मतलब मैं नॉर्मली कभी अगर ऐसे शौक में गा लिया या कुछ रिकॉर्ड कर लिया हाँ तो जब तक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है तब तक तो आवाज बड़ी अच्छी लग रही है, आह, रिकॉर्ड करते ही तुरंत लगता है कि क्या गा दिया ये। बट सिमिलरली जैसे आप प्रोफेशनली भी जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब रीटेक्स होते हैं तो रीटेक्स में जो पहले गाया था और जो आप दूसरी बार गाने वाले हैं वो कभी दो एक जैसे नहीं होते हैं। possible ही नहीं है। उसमें भी आई थिंक वो एक कंफ्यूजन रहता होगा कि ये बेटर है कि ये बेटर है, तो हु इज द जज ऑफ दैट? द टू ऑफ अस। द टू ऑफ यू, ओके। इस प्रोसीजर को कहते हैं कॉम्पिंग। तो टेक्स बहुत सारे होते हैं हर चीज़ के। कोशिश हमारी ये रहती है कि कम से कम टेक्स हो ताकि कॉम्पिंग आसान हो जाए। एंड इन सम सॉन्ग्स हम रिकॉर्ड करते करते कॉम्पिंग करते चलते हैं ताकि रिकॉर्डिंग ख़त्म हो तो जो एक हमारे पास फाइल्स बची हैं सारी उसी से फाइनल टेक बन जाए। फिर कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। जैसे मैंने सबसे मुश्किल गाना, सबसे आसान गाना अपना एक ही दिन रिकॉर्ड किया है। अच्छा। हाँ, तो आवारा जो ट्रैक है, एक पार्ट को अगर छोड़ दीजिए जैसे सेकंड कोरस, उसके अलावा पूरा सिंगल टेक है। ओह। हाँ, इट स्टार्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकंड कोरस के पहले तक का वो पूरा एक टेक है। वो स्टार्ट हुआ, वो वहाँ रुका, उसके बाद मैं थक गया तो मैं सेकंड कोरस ठीक से गा नहीं पाया, तो सेकंड कोरस मुझे फिर से लेना पड़ा। उसके पीछे का पूरा एक टेक है, उसके आगे जो बंद पड़े हैं वो पूरा एक टेक है। वो पांचों बंद जो है वो पूरा सिंगल टेक है। तो आवारा बहुत आसानी से रिकॉर्ड हो गया। सेम डे मैंने चरागा भी रिकॉर्ड किया था, उसमें बड़ी मुसीबत हुई। मतलब वो पावर नोट्स वो सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन करने में, तो उसमें दिक्कत हुई। वो इनफैक्ट ना मैं चुप हूँ, मुझे लगता था कि टफेस्ट है मेरे लिए, बट चरागा टर्न्ड आउट टू बी द टफेस्ट सॉन्ग टू रिकॉर्ड फॉर मी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप एक लाइव वर्जन पड़ा हुआ है चरागा का स्पॉटिफाई पे, वो लाइव है, उसको सुनो, सही गाया है उसमें यार, मतलब सॉरी मतलब ठीक गाया है उसमें। तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी प्रॉब्लम होगी चरागा रिकॉर्ड करने में, लेकिन हुई। एंड द टफेस्ट सॉन्ग आई रिकॉर्डेड एंड द इजीएस्ट सॉन्ग आई रिकॉर्डेड हैपेंड ऑन द सेम डे। ओके। चरागा में डायनेमिक ज्यादा है, बहुत बहुत शुरुआत थोड़ी हल्के से होती है, आगे जाके वो गाना खुलता है। तो वो डायनेमिक कंट्रोल एक सेशन में लाना, यू हैव टू ब्रेक डाउन द सेशन। जैसे कि अगर हल्का है तो हल्के पार्ट्स हमने पहले रिकॉर्ड कर लिए, और जो डायनेमिकली लाउड पार्ट्स हैं वो हम लोगों ने तब रिकॉर्ड किए जब वोकल वार्म अप हो गया है। तो पार्ट्स में रिकॉर्डिंग करी। और कई बार ऐसा भी होता है कि वोकल कॉर्ड्स खुलने के बाद जब आप लाउड पार्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके बाद आपके जब गला खुल गया तो सॉफ्टर पार्ट्स होते हैं वो और बेहतर रिकॉर्ड होते हैं। हाँ। तो कई बार ये भी होता है कि पहले वो रिकॉर्ड किया, फिर गला खुला, डायनेमिकली लाउडर पार्ट्स रिकॉर्ड किए, वो हो गए, फिर वार्म अप हो गया, फिर वापस से हम लोगों ने एक बार रीटेक लिया, सुना कि हाँ ये उस वाली टेक से बेटर लग रहा है, तो फिर वो ले लिया, तो वो टेक रख लिया एंड फाइनली एक फाइल बन गई। ये सब में गिटार में भी ऐसे ही है, अलग अलग टेक्स लिया, ये बेटर साउंड कर रहा है। गिटार में तो ये है कि डिजिटली मुझे एम्पसिम चेंज करना है कि मुझे साउंड अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मैंने एम्पलीफायर चेंज किया और कैबिनेट चेंज करके देखा, पेडल चेंज करके देखे, एफेक्ट्स ट्राई किए कई सारे। तो हिट एंड ट्रायल करते करते आपको समझ में आ जाता है कि किस गाने में आपको क्या चाहिए। तो एट दैट पॉइंट इट इज़ नॉट मतलब एक अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया करते हुए और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ की, रिकॉर्डिंग की, उन सब चीज़ों की, तो इट डजंट टेक टाइम। और देर आर सर्टेन वेज कि आप चीज़ों को आसान बना सकते हो, बट स्टिल दे आर नॉट दैट ईजी एज इट सीम्स। आई थिंक वो सरफेस लेवल पे सुनने में लगता है कि ये तो आसान होगा, बट वो जब करने बैठो तो पता चलता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है वो। आई मीन एक्टिव डिसीजन लेना होता है आपको कि ये जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है जो वोकल टेक्स दिए जा रहे हैं वो गाने में वो टैम्बर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, चेंज करना है तो उसी समय चेंज करना है, वरना फिर दोबारा रिकॉर्ड करने का फिर वो बहुत क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है आपके लिए। हाँ, वो पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट से करना। 4 घंटे आपने सेशन को दिया एक गाना रिकॉर्ड करने में, अगले दिन फिर आपको आना पड़ा, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है एंड इट्स नॉट डजंट मेक सेंस। तो टाइम बचाने के लिए मैनेजमेंट करना चीज़ों का कि गिटार कैसे रिकॉर्ड करना है, बेस की टोन रिकॉर्ड करते टाइम कैसे होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे चीज़ें तो फिर आसान हो जाती हैं। बहुत क्विक डिसीजंस होते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बहुत ऐसे कि नहीं अब इसको ऐसे ही करना है। वोकल मेलोडीज में भी मैं कभी कभी स्टूडियो में ही मैं बहुत क्विक डिसीजंस लेता हूँ
कि इसको अगर ऐसे गा दे तो थोड़ा तो और हो इम्प्रॉम्प्टू सकता है। होता होगा हाँ, बस हो जाता है, वो बस हो जाता है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है इसके पीछे। आप पुराने गाने, पुराने लाइव परफॉर्मेंस देखो हम लोगों के, जैसे मौसम का हिंदी वाले क्लिप अगर आप देखोगे वो सुनिए, और जो गाना निकला है वो सुनिए, जमीन आसमान का बहुत बहुत अलग है। अंतर है। क्योंकि मैं भी रिकॉर्ड करते टाइम चीज़ों को चेंज करता हूँ। ये मुझे लगता है कि दिस मेड सेंस इन लाइव बट बट इट्स नॉट मेकिंग इट्स सेंस नॉट राइट नाउ। मेकिंग सेंस इन स्टूडियो वर्जन। तो लेकिन फिर लाइव भी स्टूडियो वर्जन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है बाद में हम लोगों को, हाँ एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू ऐड ट्रैक्स। तो मौसम है और कई आवारा है, आवारा में एक पूरा सेक्शन हम लोगों ने उसका स्विंग ही चेंज कर दिया, हाँ, जो रात हंस हंस के ये कहती है वो वाला हाँ, सेक्शन वो है। पार्ट पूरा चेंज हुआ रिकॉर्डिंग के पहले। मैंने रिफ बजाई, मैंने कहा कि यार इस पे रिकॉर्ड करते हैं, दिस साउंड्स वेरी डिफरेंट, एंड थोड़ा और केओस आ गया गाने में, वैसे भी काफी था और थोड़ा डाल दिया हमने अलग से। हाँ, तो रिकॉर्ड करते टाइम भी कॉन्शियस डिसीजंस की स्टूडियो वर्जन में गाने में ये चीज इफेक्टिव लग रही है कि नहीं लग रही है। ये होता ही है, होता ही है। सारे गानों में है, डिफरेंस सुनने को मिलेगा आपको। ओके, सो मूविंग ऑन, जैसे आपने बताया कि गजल जो यूजुअली होती है जब कोई सुनता है तो बहुत रोमांटिसाइज्ड एक वर्जन सब सुनते हैं कि हाँ ये तो रोमांटिक ही इंक्लिनेशन होगा इसका। आपने वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया एंड बहुत डिफरेंट टेक पे आपने गाया। अब क्योंकि जब नया नया शुरू किया होगा कोई भी काम तो आर्टिस्ट के लिए बहुत स्ट्रगल रहता है, एंड इंडिया में अभी भी आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशन। ये चीज अनफॉर्चुनेटली चेंज उतनी नहीं हुई है, ऑल्दो बदलाव आया है। बट जब आपने शुरू किया ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, दिस इज व्हाट वील वर्क ऑन, दिस इज हाउ वील वर्क, तो क्या कभी कुछ मोमेंट ऑफ डाउट्स नहीं आए वहां पे कि अच्छा यार सब तो रोमांटिक गाने गा रहे हैं, हम भी गा देते हैं, शायद हमें एक पुश ज्यादा अच्छा मिल जाए, शायद एक किक स्टार्ट अच्छा मिले, शायद लोग ज्यादा सुने। बिकॉज स्टार्टिंग में इस तरह के गानों, मतलब कविताओं को, गजलों को, नज्मों को गानों में बदल के लोगों तक पहुंचाना और लोग उसको सुने, वो बहुत आई थिंक एक डिफिकल्ट फेज रहा होगा शायद। हम लोग मुझे लगता है कि शुरू से ही हम सब के दिमाग ऐसे थे कि हमें लगा कि जो हम लोग कर रहे हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं, उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, रोमांटिक गाना बनाओ, वीडियो में किसी कन्या को फीचर कर दो, फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सुन लेते हैं, मानते हैं कि नहीं वो हमारे ऊपर है। तो ऐसा ही है, मतलब क्या कहूँ मैं इस बात पे। आई मीन एस्थेटिकली बैठेगा अगर तो किया हाँ, जाएगा, तो किया जाएगा, बैठेगा तो ठीक है। हाँ, बट अगर आई मीन हम जो काम कर रहे हैं, जैसे कि एल्बम से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस रीजन की थोड़ी इमेज म्यूजिक को लेके थोड़ा चेंज हो, है ना। तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी है, गाने बना के, एल्बम बना के अपने आप को खपा दिया और रिलीज कर दिया। अब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम तो कह रहे हैं कि रीजन में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कितने हैं ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे स्ट्रीम से। अगर कम होंगे तो फिर ऐसे लोग कम हैं, सच्चाई रिफ्लेक्ट होगी उससे। बस अगर यही ज्यादा है तो ज्यादा होंगे। हाँ, बाकी सजेशंस तो हर तरह के आते हैं। अभी अगर आप जश्न रेख्ता तुम कहाँ जाओगे लाइव, जश्न रेख्ता वाले वीडियो पे जाओ तो उसमें नीचे कमेंट पड़ा हुआ है बहुत लंबा सा कि तुम लोग भटक गए हो, हारमोनियम तबले पे आ जाओ, भटक गए, हाँ। है ना। तो ये रवायत वाली चीज, वही बात है, आदत वैसी पड़ी हुई है ना कि पोएट्री है तो हारमोनियम तबला सारंगी ही होना चाहिए। हाँ, क्यों भाई, क्यों, हाँ करेक्ट है ना। इसलिए हम लोग के दिमाग में शुरू से ये क्यों वाला फैक्टर था कि कोई हमसे कहे कि हारमोनियम तबला सारंगी पे होना चाहिए, क्यों बताओ। तो हम लोग शुरू से ही ऐसे ही हैं। कभी अगर लगेगा, ऐसा फील होगा कि भाई ये गाना करना, हो सकता है कि अभी जब हम लोग जिस नए सफ़र की शुरुआत पे खड़े हैं ओरिजिनल लिरिक्स वाली, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं और एकदम ही रोमांटिक एंगल वाला, और वो सबको पसंद आ जाए और वो चीज़ हम करें। तो ऐसा नहीं है कि हम डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हम कभी करेंगे ही नहीं, एकदम हमने हट कर लिया है। बस जब लगा ही नहीं कि करना चाहिए तो नहीं किया, जब लगेगा कि करना चाहिए तो कर देंगे, वो भी कर देंगे। अब उससे
वायरल हो गए, वायरल। है ना, वायरल हो गए, जैसे मुझे लगभग वायरल हो रखा है अभी। वायरल हो गए, फैल गए बहुत लोगों तक, वो बोनस है, उसे हम बोनस की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो चीज़ है और लोगों तक पहुंचने का, ये हम लोगों ने एक दूसरे एंगल से ये चीज़ ट्राई करी थी। बीच में हम लोगों ने गोरखधंधा रिलीज़ किया था, नुसरत साहब की कवाली है। तो आजकल सूफ़ी बड़ा ज़ोर पे है, वापस से वो सूफ़ी की मार्केट ऐसी हो गई है कि मतलब मज़ा आ रहा है देख के, हर तरफ नुसरत साहब गाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये किया था कि ये जो गोरखधंधा कवाली है, उसमें भी देखिए गोरखधंधा चूज़ किया, आँखियाँ उड़ीक दिया नहीं किया, है ना, सानू एक पल चैन नावे नहीं किया, हम खोजा, सुना, गोरखधंधा तक पहुँचे। बहुत कॉमन जो है उनको नहीं हाँ, उनको नहीं लिया, गोरखधंधा रेजोनेट करी, उसका जो रिदम है उसमें एक जो एक बात होती है ना, किसी किसी चीज़ में एक बात होती है जो आप ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और हर इंसान के लिए वो बात बड़ी अलग होती है। तो हम लोग जैसे इंसान हैं, जिस टाइप का म्यूज़िक सुनते आ रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत अलग है ना। बेशतर लोगों को यहाँ वो आर्टिस्ट या वो बैंड पता ही नहीं होते हैं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत ज़माने से। इवन इंडियन बैंड्स, फॉर दैट रीज़न, इंडियन बैंड्स में बहुत ज़्यादा इंसान लोकल ट्रेन तक पहुंच पाया है। इंडियन ओशन लोकल ट्रेन, हाँ, लोकल ट्रेन, यूफोरिया, हाँ यूफोरिया, उसके अलावा 20 बैंड्स और हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग को ये अंडररेटेड और अंडरडॉग वाला जो चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी पसंद आती हैं। तो गोरखधंधा इसीलिए लिया और फिर उसको रीइमेजिन किया कि अगर ये गाना षडज का होता तो कैसा होता, लेकिन उसको इस तरह से बनाया कि जो उसका एक्चुअल सोल है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से उसमें ढोलक है ना, कि वो, तो ये एक गेम थोड़ा अलग तरह से हम लोगों ने एक बार खेलने की कोशिश करी, वो हमारे लिए काम किया। अगर आप देखो जाके तो सबसे ज़्यादा स्ट्रीम वही हुआ है, गोरखधंधा, ओके, जो कि नुसरत साहब का है। तो ऐसा है, आजकल तो एसईओ पे भी सारी चीजें चल रही हैं, और प्लस सर्चेज में नुसरत साहब को अब सब सुन रहे हैं, तो शायद वो गाना भी आपका भी आता होगा। हाँ हाँ, अरे नुसरत साहब का तो मैं एक बात सबसे ही कहता हूँ, हर जगह जिससे मेरी बात हुई है मैं ये कहता हूँ, नुसरत साहब ने मौसीकी करी और उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने दुनिया भर में रोटियां फेंक दी। खाओ आज तक खा रहे हैं। अगर आप देखो नुसरत साहब के बाद सूफी में या कवाली में बहुत बड़ा नाम कौन हुआ? फरीद अयाज अभी हाल में, उसके अलावा कुछ चुनिंदा एक दो नाम और है, बाकी लोग जो भी सूफी या कवाली कर रहे हैं वो नुसरत साहब को ही गा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा मेरे को ना वैसा लगता है, मतलब ऐसा डिसअपॉइंटिंग कहूँ, क्या कहूँ, डिसअपॉइंटिंग सही शब्द नहीं है, शब्द नहीं मिल रहा है मुझे इस चीज़ के लिए। ऐसा तो है नहीं कि सूफी कलाम की कमी है, आप कलाम लीजिए, आप उसको अलग तरह से कंपोज करिए, लेकिन वही बात है, नुसरत साहब ने वो बेंचमार्क, एक होता है बेंचमार्क सेट करना, एक होता है फॉर्मेट बना देना, उन्होंने वो फॉर्मेट बना दिया। यही सेम चीज़ इसमें कि गज़ल का जो फॉर्मेट बना हुआ था, हमें वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करना, ब्रेक किया वो। हाँ, वो कोशिश करी ब्रेक करने की, ये नहीं कहूँगा ब्रेक किया। ओके, अच्छा, तो एक आखिरी सवाल थोड़ा टेक्निकल था ये कि नॉट एग्जैक्टली टेक्निकल, बट जो ये राइट्स की जो बात होती है, किसी भी म्यूजिक कॉम्पोजिशन स्पेशली आता है कि आपने जब किसी की पोएट्री उठाई है अगर, या आप कोई म्यूजिक बना रहे हैं, तो क्या वो राइट्स वाला क्या है, मतलब क्योंकि कई कभी तो इसमें ऐसे हैं जो काफी साल पहले गुजर चुके हैं, तो शायद उनमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जो थोड़े कंटेम्प्रेरी होते हैं उसमें क्या प्रोसेस है उसको? द प्रोसेस अभी तक तो ऐसा हम लोगों ने कुछ फॉलो नहीं किया है, बट चीज़ें ऐसी हैं कि कबीर तो ओपन सोर्स है, बाकी जो जितने भी शायर हैं उनको जैसे दुष्यंत साहब हैं, तो उनके क्या कहते हैं, उनके बेटे हैं, उनको हम लोग पर्सनली जानते हैं, तो मतलब बात हुई है, ही नोज एंड आई एम श्योर जिसकी भी कविताएं हम लोगों ने करी हैं या गज़ल नज़में करी हैं, दे ऑल नो, सो इट्स इन दी ओपन सोर्स, और हमने सबको क्रेडिट दे रखा है, लिरिसिस्ट का क्रेडिट, जिसका जो है उसके पास उसका क्रेडिट है, क्रेडिट सबको, चाहे कबीर का भी है, वो नहीं भी अगर है तो उनके पास क्रेडिट है। अब उनके राइट्स किसने लिए हुए हैं, दैट विल कम टू अस व्हेन वी रीच अ सर्टेन स्टैचर।
अभी हमसे कोई नहीं पूछेगा एंड अभी क्योंकि अभी हम भी वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, सो दैट्स द रियलिटी. तो वो अभी सामने से भी कुछ नहीं आएगा, बट आगे चल के जिसके पास राइट्स होंगे दैट पर्सन विल कम टू अस एंड वी विल ग्लैडली, मतलब हम ओपन आर्म्स के साथ कि ठीक है, आपको जो आपका रेम्यूनरेशन है इसमें रॉयल्टी का स्प्लिट आपको चाहिए, हम दे देंगे. क्रेडिट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है. हाँ, तो वी डोंट हैव एनी मतलब इश्यूज अबाउट इट. हाँ, हाँ, ना, कोई issue problem नहीं है, कोई इशू नहीं. सब सोच के बैठे हैं हम लोग पहले से यही करना प्लानिंग है. सारी है. हाँ, मतलब अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे कि किसके पास राइट्स हैं, वो आप सोचिए कितना समय लग जाएगा. बहुत समय. बहुत और समय. फिर फिर गाने नहीं निकल पाएंगे. वही फिर मैं घूम रहा हूँ बनारस में, खोज रहा हूँ Right. भाई किसके पास है. कबीर के राइट्स किसके पास है. हाँ, फिर अभी फिर रेट किसी के पास किसी नहीं के है, I पास don't नहीं think होता. so. हाँ, कबीर के मतलब rights किसी के पास नहीं है. फिर इनके मजाज साहब के राइट्स किसके पास हैं, अब वो खोज रहे हैं. खुद ही आ जाएंगे वो, अगर मतलब जिसको आना होगा आ जाएगा. बढ़ वो आ जाएगी, जाएंगे वो तो खुद ही हम आ लोग जाएंगे. एंड वील ग्लैडली जो भी चीजें होंगी, रेम्यूनरेशन होगा, रॉयल्टी स्प्लिट होगा, हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. कोई मसला नहीं. हमें अच्छा ही लगेगा कि हम पहुंच गए वहां तक. हाँ, और क्या, सही बात है. Okay, so Karthik and Harsh, it was wonderful talking to you. काफी मुझे पर्सनली बहुत मजा आई आपसे बात करके एंड गाने भी सुने आपके, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत सोलफुल थे एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है और बात होनी चाहिए, लेकिन वक्त की पाबंदी है. हाँ, थोड़ा वक्त की पाबंदी है, बट कभी और बैठेंगे. बिल्कुल Sure, बिल्कुल. sure. बट थैंक यू वंस अगेन. इट वाज वंडरफुल हैविंग यू गाइस ओवर हियर एंड काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन लगी मुझे, काफी कुछ जानने को मिला. एंड एक जो वो आर्टिस्ट की जो एक खोज होती है ना कि कुछ नया करना है और वो कांस्टेंट सर्च की कुछ करते रहो एंड कुछ अलग करो, आई थिंक वो आप लोग में बहुत क्लियरली दिखती है. एंड ऑब्वियसली आप लोग लखनऊ के हैं एंड वी आर हाँ. वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड कि लखनऊ का एक बैंड है जो इतना अच्छा काम कर रहा है. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. एंड बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रोडिजी प्रो, ओके, उनकी तरफ से एक छोटा सा सुविनेर आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. एंड आज के लिए बस इतना ही. जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और षडज के गाने जरूर जाके सुने, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं. एंड अगर आप नहीं सुन रहे तो you're डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो वो भी जरूर करें. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. थैंक यू.